नमस्कार प्रणाम। मैं संतोष एक बार पुनः कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों, आज पत्रकारिता जीवन पर एक विशेष चर्चा के लिए हम जनपद जौनपुर के बहुत अच्छे और कुशल पत्रकार से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और सिर्फ इसलिए कि पत्रकारिता की पढ़ाई आपने पढ़ी और वो पढ़ाई पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से ये जानते हैं कि वास्तव में पत्रकार का जीवन कैसा होना चाहिए, पत्रकारिता है क्या चीज़, पत्रकारिता है क्या चीज़, ये अनुभव है आपके पास। नौजवानों से बात करनी चाहिए जिसे पत्रकारिता का वास्तविक मतलब या महत्व मालूम हो। जो पत्रकारिता का स्तर कहाँ जा रहा है, उठ रहा है कि गिर रहा है, आप लोग अपने मायने में खुद समझ सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच में हम बस इतना बतियाने के लिए ही आए हैं कि पत्रकार का जीवन कैसा होना चाहिए और पत्रकारिता का स्तर कैसा होता जा रहा है, कैसा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम मुलाकात करवाते हैं स्वराज भारत के बहुत अच्छे एंकर या बहुत अच्छे पत्रकार निर्भीक ये एंट्री हुई है और हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो देख रहे हैं आप पीछे बैकग्राउंड में भी एक जंगल सा है। बहुत बाजार से आए हम लोग, इनको बाजार से लेकर के आए और एक ऐसी जगह पर हैं जहां से मैं चाहता हूं कि मेरी बात जो है निरुद्देश्य ना पहुंचे आप तक, कोई उद्देश्य लेकर के पहुंचे, कुछ जाने कुछ सीखें। सबसे पहले अर्जुन जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम आप सभी के। संतोष भैया, आपके चैनल के जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी श्रोता हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा साधुवाद। मेरा बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोटा सा 2-3 सवाल है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आज पत्रकार का जीवन जो हम देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आज पत्रकार का जीवन तमाम तरह के ब्लेम से भरता चला जा रहा है। चाहे वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, लेकिन तमाम तरह के ब्लेम लग जा रहे हैं। पत्रकार सुखी नहीं लग रहा है, पत्रकार परेशान है। और ऐसे में पत्रकारिता की पढ़ाई करना, फिर पत्रकार बन जाना, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मैं पत्रकार बनूंगा? बहुत मनहर सवाल है संतोष जी ये, और मुझे लगता है कि मैं बहुत भावुक हूँ और बहुत जज्बाती हूँ आपके साथ ये साझा करते हुए कि वास्तव में पत्रकारिता का मिजाज मेरे रग में कब से आया, या पत्रकारिता का मूड मेरा कैसे बना। चूँकि आप जानते हैं कि ग्रामीणांचल में रहने के बाद बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो गांवों में दबी रह जाती हैं, जो कस्बों में दबी रह जाती हैं, और उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। सामाजिक परिवेश कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है, पारिवारिक परिवेश कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है, और समसामयिक अपनी परिस्थितियां होती। खैर, आपके प्रश्न पर आता हूं कि पत्रकारिता की पढ़ाई तो ऐसे ही एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूं। तो गाँवों में, आसपास कॉलेजों में, छोटे स्कूलों में, क्रिकेट मैच में, दूसरे स्थानों पर कभी कभी बोलने का मौका मिलता था, मंच संचालन करने का मौका मिलता था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि अर्जुन जी आप अच्छा बोल लेते हैं, अर्जुन जी आप अच्छा कर लेते हैं। ये मैं पर्सनल अप्रिसिएशन अपनी कर रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप अच्छा कर लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, तो आपके लिए ये स्पेस ठीक नहीं है जहाँ से आप चीज़ों को समराइज करते हैं, एंकरिंग करते हैं। आपके लिए एक अच्छी जगह बनी है। तो मैं बड़ा अवाक होकर के, बहुत क्यूरियस होकर के ये पूछता हूँ उनसे कि आप मुझे ज़रा बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो लोगों ने सलाह मशविरा किया, लोगों ने सलाह दी मुझे कि आप पत्रकारिता जगत में चले जाइए, नो डाउट आप बहुत बेस्ट कर जाएंगे और कोई आपके आगे पीछे नहीं दिखेगा। तो मैंने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। तो फिर बाबा विश्वनाथ की कृपा से हमने पढ़ाई शुरू की। और कौन सी डिग्री आपने ली पत्रकारिता? हमने वास्तव में संतोष भैया मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री ली। और एक चीज़ मैं इसमें ज़रा जोड़ना चाहूँगा, विद्यार्थियों के कई प्रश्न रहते हैं कि कहाँ से पढ़ाई करें, किस जगह से पढ़ाई करें। उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, और व्यक्तिगत तौर पर आपने अगर मेरा पूछा है तो डिस्टेंस लर्निंग भी इसकी है। तो हमने फाफा मऊ में राजा सिंह टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, वहाँ टीडी कॉलेज की एक ब्रांच चलती है, तो वहाँ से हमने अपनी मास्टर इन जर्नलिज्म की पढ़ाई की और आज आप सबके बीच में। लगभग कितने दिन से करना है ये? वैसे इससे पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल ATI करके जौनपुर का है, उसके साथ हमने लगभग 1-1.5 साल काम किया। उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेने के बाद मुझे लगा कि फील्ड में रहना है तो थोड़ा प्रोफेशनल वे में आया जाए। तो मैंने डिग्री ले ली और लगभग 1 साल के आसपास हो गया डिग्री लिए, और 1 साल से अपने चैनल पर फोकस कर रहा हूँ। स्वराज समाचार करके एक अपना चैनल है, उस पर लगातार काम कर रहा हूँ। अर्जुन, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि हम पत्रकार बनते हैं, हम पत्रकार हो गए, पढ़ाई पढ़ ली, हमने सर्टिफिकेट ले ली, लेकिन आज के सिचुएशन, आज के माहौल में पत्रकारों के साथ जो व्यवहार हुआ, जैसे अभी राघव त्रिवेदी एक आया था, जो लड़का अभी दिल्ली से, वो अमित शाह की रैली को कवर करने के लिए, और लोगों ने उसे मुसलमान समझ के, चाहे जो भी समझ के, बहुत पीटा, बहुत मारा। अभी एक जौनपुर में बड़ी घटना घटी है, आशुतोष श्रीवास्तव पत्रकार थे, अच्छे पत्रकार थे, उनको किसी ने मार दिया। पत्रकारों
में देखते हैं तो कहीं न कहीं से पक्षपात है, या पत्रकारों के प्रति पत्रकारों में भी ईर्ष्या द्वेष है, तमाम तरह का झगड़ा है, गोदी मीडिया लोग कहने लग गए पत्रकारों को। ये सब देखने के बाद आज के पत्रकारों पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद है संतोष जी, जिस बात की आपने चर्चा छेड़ी है। और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ ये जो सतहीपन हम देख पाते हैं, ये जो छिछोरापन, ये जो दलाली का टैग लगता है पत्रकारों पर, जिस चीज़ पर आप चर्चा कर रहे हैं, ये हम देख पाते हैं। मैं इसमें चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। ये टैग सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों पर नहीं लगने चाहिए। बहुत दुख है मुझे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास डिप्लोमा नहीं है, एक माइक ले लिए, एक मोबाइल उनके पास होगी, पत्रकार बन गए। और बड़ा आश्चर्य होगा आपको ये जान करके कि जौनपुर में भी आज तो घर घर से पत्रकार निकल रहे हैं। लेकिन दुखद है ये, जिन्हें पत्रकारिता का प नहीं पता है, जैसे जर्नलिज्म का जे नहीं पता है, जैसे ये नहीं पता कि गवर्नमेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए क्या कुछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कोड की खाज करने का काम करते हैं। और मैं आपको बड़ी बात बताऊं कि मैं खुद को पत्रकार नहीं मानता, डिग्री ले ली वकायदे मानता हूं, लेकिन फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं हम लोग, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। और इस हैसियत से मुझे लगता है कि थोड़ी नीट एंड क्लीन पत्रकारिता को करने की ज़रूरत है, तब जाकर के एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर पाएंगे। दूसरी बात ये धनंजय कि जैसे अगर माना कि जो पत्रकार कमाने की नीयत से यूट्यूब पे काम कर रहा है या टीवी चैनल पे काम कर रहा है, कुछ बच्चे हैं मैं देखता हूँ, जैसे आपने बताया कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। ऐसे बच्चे अगर कुछ पत्रकारिता के एवज में सीखना भी चाहें तो इनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है? माना कि उनकी शिक्षा कम है, कमज़ोर है, वो कम पढ़े लिखे हैं, 10 तक पढ़े, 12 तक पढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर इस लाइन में यूट्यूब में आए, पत्रकारिता करना शुरू किए, उनको ये सोचना है कि मुझे कुछ पत्रकारिता सीखनी है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? उनको कहाँ से सिखाया जा सकता है कि वो कुछ पत्रकारिता सीखें? बेशक सर्टिफिकेट मिले ना मिले, लेकिन ऐसे लोगों को तो आप गाइड करो कि वो भी कुछ सीखें ताकि अच्छा बोलें, बेहतर बोलें। ये ना लगे कि ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं यूट्यूब पर, चाहे जैसे भी। नहीं, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि देखिए, वास्तव में भैया एक दिक्कत ये है कि हमने पत्रकारिता को 2 अलग-अलग धड़ों में बाँट दिया है। वास्तव में एक पत्रकारिता हमने मानी है कि ऑफ़िस में बैठ करके, नोएडा की बढ़िया ऑफ़िस में हाईटेक बैठ करके, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, बढ़िया वहाँ बैठ करके चीज़ों का हम विश्लेषण कर देते हैं। वास्तव में वो पत्रकार है। एग्ज़ैक्टली मैं उन्हें पत्रकार मानता तो हूँ, सम्मान तो करता हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे लेवल से ये सवाल पूछा तो मैं कहता हूँ किसी नए लड़के को अगर पत्रकारिता का पी सीखना है तो आप उसे लाइए और फील्ड में छोड़ दीजिए। कह दीजिए कि जाओ 6 महीने तुम टहलो, ज़रा समाज को समझो और समाज को देखो। जब तक वो सामाजिक आकलन नहीं कर पाएगा, जब तक वो गरीबी अमीरी के बारे में नहीं जान पाएगा, जब तक वो रोजगार व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी का पैमाना क्या है ये नहीं जान पाएगा, तब तक वो पत्रकारिता को नहीं समझ पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, पत्रकारिता का मतलब सिर्फ और सिर्फ माइक लेकर के बोलना नहीं होता, कंटेंट राइटिंग भी होता है, टेक्स्ट राइटिंग भी होता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का भी काम होता है, कैमरा पर्सन का भी काम होता है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन करिए, बातचीत करिए, अपने पक्ष को रखिए। तो पत्रकारिता के कई सारे पहलू हैं और अगर आपको लगता है कि आप अच्छा बोल नहीं पाते तो आप एक अच्छा कैमरा पर्सन बन जाइए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कैमरा पर्सन नहीं बन सकते तो आप चीज़ों का विश्लेषण करना शुरू कर दीजिए। तरह तरह के काम इसमें बटे हुए हैं। तो मेरी अपनी माइंडसेट क्या है, मेरी अपनी विल पावर किस चीज़ पर मजबूत है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ये आवाज़ क्यों मैं दे रहा हूँ? ये आवाज़ धनंजय की मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, जो पत्रकारिता के भी तमाम बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर हम बेहतर पत्रकारिता के जीवन में जाना चाहते हैं, बेहतर पत्रकार बनना चाहते हैं, तो कुछ बड़ा और बेहतर करना और सीखना भी पड़ेगा। चलिए धनंजय जी, जौनपुर के रहने वाले हैं आप जी। लोकसभा 73 लगता है? मछली शहर हमारा है। अच्छा, मछली शहर लगता है। कितना लोकसभा नंबर लगता है? हमारे यहाँ 74 है। अच्छा, 74 है। तो ये लोकसभा 74 से है। मछली शहर लोकसभा है जौनपुर की दूसरी वाली, जहाँ सीट हमारे सीट सुरक्षित है। सुरक्षित सीट है। लड़ाई लड़ाई को लेकर के देखिए भैया, कई सारे फैक्टर होते हैं, चूंकि मोटा मोटा मैं जवाब आपसे दे रहा हूँ। हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी इस बार मैदान में है, बेसिकली जिनके बीच नेट टू नेट फाइट है। तीसरे प्रत्याशी बसपा के हैं, मैं उन्हें बिल्कुल दौर से बाहर नहीं मान रहा हूँ। हमारे यहाँ 3 प्रत्याशी हैं। चूंकि इससे पहले हमारे यहाँ भोला प्रसाद सरोज सांसद थे, दल बदलू हैं और कहीं ना कहीं मौसमी नेता मैं ओम प्रकाश राजभर की तरह कह सकता हूँ, नीतीश कुमार की तरह कह सकता हूँ। एक पत्रकार हैं आप और जो भी बोलते हैं बड़ा निर्भीक और सच बोलते हैं, और मुझे अच्छा लगा। चूंकि चुनाव तो कल बीत ही गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि यहाँ तक आया हूं तो मछली शहर लोकसभा को जानता चलूं आपसे। जो कुछ आप देंगे वो अच्छा देंगे। अभी जो भी गेस आप मारेंगे इन लोकसभा में प्रत्याशियों के लिए, मुझे लगता है कि बहुत आत्मा से, बहुत तौली बात में आप बताएंगे
इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। निश्चित निश्चित देखिए, मछली सर का समीकरण बड़ा सधा हुआ है। जातिगत पक्षों की बात करूंगा तो बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी कि यादव कितने हैं, सरोज कितने हैं, जी, जी, जी। फॉरवर्ड लावी के कितने हैं, लेकिन मोटा मोटा आकलन जो मेरा जमीन का अपना खुद का कह रहा है, कई सारे स्थानों पर ग्राउंड कवरेज हमने की है, 20 दलित बस्तियों में की है, आधे दर्जन हमने राजपूत बस्तियों में की है, राजभर बस्तियों में जाकर के की, हमने गैर यादव गैर मुस्लिम इलाकों में जाकर के कवरेज की है। तो जो मेरा आकलन अब तक ये कह पा रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है, चूंकि जो यहाँ के प्रत्याशी भोला प्रसाद सरोज हैं वो भी पूरी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। नेट टू नेट फाइट हमने आपको बताई है। खैर 4 जून को फैसला आने वाला है, देखते हैं कि साइकिल रफ्तार पकड़ती है या फिर कमल इस बार खिलता है या फिर हाथी पूरी रफ्तार के साथ चलती है। मतलब अभी जो मछली शहर का रिपोर्ट वो आपकी नज़र में है, वो दमदारी से टक्कर में है। फाइनल किसकी तरफ जा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है अभी। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो अब चलते हैं एक बार थोड़ी सी देश की व्यवस्था पर बात करते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं और किस मिजाज से आप देश की आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था को किस रूप में आप देखना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में क्या परिवर्तन होना चाहिए या एक बार फिर से मोदी सरकार? देखिए मुझे लगता है आपकी नज़र में देखिए एक पत्रकार से परे मैं एक सामान्य व्यक्ति भी हूँ जो हिंदुस्तान में रहता हूँ और कहीं ना कहीं मेरे अपने निजी तौर पर तर्क भी हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी विचारधारा इस परिवेश में आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ अखंड भारत की कल्पना करना भी बड़ा जरूरी है। सनातन के साथ खड़े रहना भी बहुत आवश्यक है। हम गरीबी अमीरी से परे हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। और रही बात अपने सरकार के पक्षों की बात की, तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा मैं आकलन करके चल रहा हूँ कि एक बार और मौका मोदी जी की गारंटी पर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश इस नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। एक दफ़ा और मौका देकर के देखते हैं, लेकिन कई सारी खामियां भी हैं। कहीं फॉरवर्ड माइंड से आप फॉरवर्ड भी हैं भी जी, तो ऐसा नहीं फॉरवर्ड होने के नाते मोदी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी स्वयं फॉरवर्ड नहीं है। मोदी जी तो बैकवर्ड लॉबी से आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, कई सारे परिवर्तन हुए हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप 370 को उठा करके देख लीजिए, अलगाववादी नेताओं के भड़काऊ बयान को उठा करके देख लीजिए, पत्थरबाजी जम करके कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में एक पत्थर मिलिट्री के जवानों पर नहीं पड़ते। आप जरा मुझे बताइए कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम माताएं हैं, शौहर उनका दुबई काम कर रहा है, वहां से फोन पर तलाक है, तलाक है, तलाक है। आप जरा उस बीवी का मर्ग समझने की कोशिश करिए, उसका मर्म समझने की कोशिश करिए। तलाक 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 कहने के बाद पूरा जीवन उसका नरक बन जाता था। इसी मोदी सरकार ने, मैं व्यक्तिगत तौर पर तर्क अपना दे रहा हूं पत्रकार होने से परे, और कोई विचारधारा मेरे ऊपर हावी नहीं है, मैं आपको यह स्पष्ट कहना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं 3 तलाक भारतीय जनता पार्टी ने कानूनन बदलाव किए और आज महिलाएं खुश हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ आपने देखा कि नेतृत्व ठीक चल रहा है। अभी एक बार और मौका देने की जरूरत है, यानी एक बार मौका मिलना चाहिए। अच्छा, कुछ ये तो बड़ी ये खूबियां हो गई मोदी की, लेकिन जो विपक्ष इनकी खामियां बताता है, जैसे मोदी जी जब भाषण देते हैं मंच पर, तो मैंने देखा 2014 देवरिया लोकसभा 66 में जो है कलराज जी के चुनाव प्रचार में आए थे मोदी जी, और मंच से इनकी एक बड़ी घोषणा मैंने जो सुनी थी मंच के सामने बैठ करके, वो ये थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी। आज विपक्ष इसको मुद्दा बना लिया कि 10 साल बीत गए, प्रतिवर्ष 2 करोड़ की बात छोड़ो, 10 सालों में 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी। नौकरियों पर ताला लगा है, नौजवान परेशान है, एक ऐसा मुद्दा है। फिर महंगाई दूसरा मुद्दा है, बेरोजगारी तीसरा मुद्दा है। फिर इनके भाषण में शब्द की जो गरिमा है, वो शब्द की गरिमा का टूट जाना तीसरा चौथा मुद्दा है। इस पर आप क्या कहेंगे कि जो इस तरह से आप मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल मोदी कर रहे हैं बार बार मंच से? ऐसा नहीं कि मैं खामखा आपको मोदी समझ के बात कर रहा हूँ, लेकिन इस पे भी कुछ होना चाहिए। देखिए, मैं बड़ा अच्छा सवाल मनोज जी आपने किया है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास को जब कभी मैं पढ़ता हूँ तो पुराने समय में अगर मैं चला जाऊं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले कार्यकाल में सबसे लंबा 15 साल के ऊपर उन्होंने शासन किया हिंदुस्तान पे, देश के लोग बताते हैं, पुराने लोग बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला करते थे तो हम लोग रेडियो कान के बगल लगा करके सुना करते थे कि ये प्रधानमंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री की आवाज में कनक हुआ करती थी। मनमोहन सिंह जी इतने बड़े अर्थशास्त्री हिंदुस्तान के थे साहब, जब बोलते थे तो पूरा देश पूरी मजबूती के साथ सुनता था। दुर्भाग्य है कि मोदी जी ने कई सारे विवादित टिप्पणियां की हैं। बावजूद इसके अगर आप अखंड भारत की कल्पना करके चल रहे हैं, अगर आप सनातन की बात करके चल रहे हैं, अगर ग्लोबल लीडर है मोदी को अगर आप कहीं ना कहीं समझते होंगे, दुनिया में जो एक साख किसी ने भारत की बनाई है तो वो मोदी ने बनाई है। छोटी छोटी चीजों को मुझे लगता है कि अलग थलग करके देश एकजुट कैसे बना है, हम इदम नमम राष्ट्राय स्वाहा इस परिपाटी से कैसे काम कर पा रहे हैं, इस विषय पर अगर आप केंद्र बिंदु का कोई नज़ारा समझने की कोशिश करेंगे तो मोदी इज बेस्ट। और मुझे लगता है कि ये कार्यकाल का अच्छा जाना चाहिए।
जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे, ये स्वराज समाचार से धनंजय जी हैं मेरे साथ और मैं इनके व्यक्तिगत विचारों को जानना चाहा कि आखिर लोकसभा 74 जौनपुर में क्या स्थिति बन रही है। तो पूरी तरह से आपने बताया कि एक बार और फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? क्यों आनी चाहिए मोदी सरकार? क्या कारण है? ये अखंड भारत की कल्पना इनके दिमाग में चल रही है। जो भारत के बाहर का हिस्सा है, वो और खूबसूरत दिखने लग जाए, ये कल्पना धनंजय जी की है। इनकी मनः कल्पना ये है, बाकी भीतर का जो हिस्सा है ये भी खूबसूरत होना चाहिए ना। मैं सहमत हूँ और कहीं ना कहीं खामियां भी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आपको दो तर्क देकर के समझाने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर आप बात कर लें, पेपर लीक वाली सरकार इसको कहते हैं। इंटर की परीक्षाएं में पेपर लीक होते हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ उसकी परीक्षाएं लीक हो जाती है। और उत्तर प्रदेश और बिहार ये बीमारू राज्य से बाहर आखिर क्यों नहीं आ रहा है? आप पर कैपिटा इनकम उठा करके जरा इन स्टेट्स की देखिए, आपको आकलन लग जाएगा। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि देश की आबादी की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो दूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी। हाँ, मैं सहमत हूँ इस बात से कि माफियाओं के जो पोस्टर हैं वो जो है कि चट्टी चौराहों पर लगे हैं। बड़े बड़े माफियाओं को धूल सरित कर दिया है, जेलों की सलाखों के पीछे हैं वो। लेकिन इसी बीच हमने कई सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। हिंदू मुस्लिम और ये गुंडाराज और माफिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गरीबी अमीरी, पेपर लीक, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और कुछ दिखता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। युवा बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं, इसका हिसाब किताब आखिर कौन देगा? मैं कह रहा हूं कि आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। कॉस्टेडियल डेथ इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा जो है कि कितनी हुई, आप उसका आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, जातिवाद का जो इनके ऊपर टैग लग रहा है, इससे भी योगी जी को बचना पड़ेगा, क्योंकि यह सेकुलर स्टेट है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और किसी भी बिरादरी का कोई ठप्पा ना लग पाए, इस चीज़ से योगी जी को बचना पड़ेगा। तब जाकर के एक अच्छा स्टेट बन पाएगा। और अंतिम समय में चाहूँगा कि 20 सेकंड में मेरे दर्शकों के लिए कुछ मेरे चैनल के लिए कुछ आप कह दें। देखिए, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, चाहे मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, अग्रज हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, चाहे जो भी हो, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संतोष भैया बहुत खुश मिजाज इंसान हैं, हिंदुस्तान के राजनीति की नब्ज समझते हैं और सबसे बड़ी चीज़, एक बड़े महनीय लेखक हैं। तो जौनपुर के इस अच्छे मंच संचालक को, जौनपुर के इस अच्छे यूट्यूबर को, जौनपुर के इस अच्छे लेखक को, एक साहित्यकार को, एक बड़े अच्छे कवित्व कहने वाले व्यक्ति को आप और उत्साह दीजिए, इनको और हवा दीजिए, इनके सामर्थ्य को और पुरजोर इनका समर्थन करिए। निश्चित तौर पर इनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और इनको और बढ़ावा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।